हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा था, जिसमें 7 तो फंडामेंटल यूनिट्स थे और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे। तो आज हम उन सब फंडामेंटल यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट होती है मास, और मास की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? केजी। तो 1 केजी किसको बोलते हैं? तो 1 केजी किसको बोलते हैं? हमारे पास एक स्टैंडर्ड सिलेंड्रिकल ब्लॉक होता है जिसकी हाइट होती है 3.9 सेंटीमीटर, और डायमीटर भी कितना होता है? 3.9 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड सिलेंड्रिकल ब्लॉक। और ये प्लेटिनम 90% होता है और इरिडियम 10% का क्या होता है? अलोए, जिसकी हाइट 3.9 सेंटीमीटर है और डायमीटर भी कितना है? 3.9 सेंटीमीटर है। और ये कहाँ पे रखा हुआ है? फ्रांस की जो कैपिटल है ना, पेरिस, उसके पास में रखा हुआ है। स्टैंडर्ड सिलेंड्रिकल ब्लॉक है जिसको हमें 1 केजी बोलते हैं। हाइट 3.9 सेंटीमीटर, डायमीटर भी 3.9 सेंटीमीटर है, और प्लेटिनम और इरिडियम का ये अलोय है, तो इसको बोलते हैं 1 केजी। इसका इसमें जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है ना, उसको 1 केजी बोलते हैं। सेकंड होती है फंडामेंटल यूनिट इन एसआई, लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। तो 1 मीटर किसको बोलते हैं? तो वही फ्रांस के जो कैपिटल है पेरिस, वहां पे एक रोड रखी हुई है, बार जिसको बोलते हैं ये। और ये कितने पे है? 273.16 केल्विन टेम्परेचर पे है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 बार भी बोलते हैं, 1 बार, जो कि 10⁵ पास्कल होता है। तो ये फ्रांस के पेरिस में एक रोड रखी हुई है 273.16 टेम्परेचर पे, जिसको 0 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 10⁵ पास्कल बोल दो या 1 बार प्रेशर बोल दो। तो इसकी जो लेंथ है ना, वो 1 मीटर डिफाइन की गई है। और ये क्या है? प्लेटिनम और इरिडियम की अलोय है। ये जो बार है, ये रोड, प्लेटिनम अगेन 90% है और इरिडियम 10% है। तो इसको बोलते हैं 1 मीटर। अब यह थर्ड जो फंडामेंटल यूनिट है एसआई सिस्टम में होती है टाइम, और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। तो 1 सेकंड किसको बोलते हैं हम? हमें पता है कि 1 मीन सोलर डे क्या होता है? जो अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन करती है ना, तो एक रोटेशन पूरा करने में कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स, या जिसको 864 सेकंड से बोलते हैं। तो 1 मीन सोलर सेकंड या 1 सेकंड जिसको बोलते हैं, 1 सेकंड, वो क्या हो जाएगा? 1/864 ऑफ 1 मीन
सोलर डे, एक मीन सोलर डे का 864वां हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं, वन मीन सोलर सेकंड या एक सेकंड। तो मास होगी, लेंथ होगी, टाइम होगी, और फोर्थ होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन। एक केल्विन की डेफिनेशन बताओ। हमें पता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर वाटर का टेम्परेचर इतना हो, और कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा हो वाटर, 0.00603 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और 0.01 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0.01 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं केल्विन में बदलूं, तो ये आता है 273.16 केल्विन। तो 273.16 केल्विन टेम्परेचर और 0.00603 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो ये होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, जब वाटर इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे हो, तो एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फेजेस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, या वेपर्स। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में पढ़ेंगे। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो कि 0.01 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और 0.00603 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो इतने टेम्परेचर पे और इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर तीनों फेजेस में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और वाटर वेपर्स, या गैस भी बोल सकते हो। तो एक केल्विन को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, वन केल्विन या एक केल्विन। केल्विन ये KELVIN, ये तो क्या है, यूनिट है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। और ये कैपिटल क्या, के क्या है, इसका सिंबल है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो एक केल्विन को कैसे डिफाइन किया गया, 273.16 हिस्सा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का, 273.16 हिस्सा, वो एक केल्विन ही आ जाएगा। तो ये तो था एक केल्विन को कैसे डिफाइन करते हैं, और एक मीटर को कैसे डिफाइन करते हैं, एक केजी को कैसे डिफाइन करते हैं, एक सेकंड को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स है एसआई सिस्टम में, 7 होती हैं, 4 हो चुकी हैं। फोर्थ फंडामेंटल यूनिट इन एसआई सिस्टम इज एम्पियर। एक एम्पियर मतलब करंट जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। तो एक एम्पियर को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, एक एम्पियर ऐसे बोल दो, या 1 एम्पियर, ये कैपिटल ए इसका सिंबल हो गया। तो एक एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे हम, मान लो ये दो इनफाइनाइट वायर्स हैं, इनफाइनाइट वायर, और ये भी क्या है, इनफाइनाइट वायर, और ये पैरेलल है। ये हमने पकड़ रखी है, होल्ड बाय अस। और इनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट दौड़ रहा है। तो मान लो इसमें इस डायरेक्शन में और इसमें इस डायरेक्शन में सेम करंट है।
आपको पता होगा जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है पैरेलल वायर्स में तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये तो हमने पकड़ रखी है। अब इसको डील करना है। ये जो वायर है ना, इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो कितनी है, 2 × 10⁻⁸ ऊपर वाली जो वायर है ना उसकी लीनियर मास डेंसिटी है, दोनों वायर्स में सेम करंट फ्लो कर रहा है और नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ है, ये हमने पकड़ रखी है। और ये जो हो रहा है ये एक्सपेरिमेंट नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ, जहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर ऐसा है दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऊपर वाली वायर को देखो, इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे। एक तो लगेगा mg, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक लगेगा इस वायर की वजह से इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो कि ऊपर की तरफ आएगा, Fm मैग्नेटिक फोर्स। ऊपर वाली वायर के लिए बता रखा है, ये तो हमने पकड़ रखी है। ऊपर वाली वायर के ऊपर एक तो डाउनवर्ड mg ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और एक इस वायर की वजह से इस वायर पे अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना ये mg के बराबर आएगा। और अगर इनके बीच में सेपरेशन कितनी है, 1 मीटर है, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर वाली वायर के ऊपर, वो mg के बराबर आएगा। तो ये जो वायर है ना ये इक्विलिब्रियम पे रहेगी और दोनों में सेम करंट फ्लो करा रखा हमने अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो सेम करंट होगा ना इसको बोलते हैं 1 एम्पियर करंट और 1 एम्पियर। ये दोनों वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। कि नीचे वाली वायर तो हमने होल्ड कर रखी है, ऊपर वाली वायर और नीचे वाली वायर दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में सेम करंट फ्लो कर रहा है। ऊपर वाली वायर की जो लीनियर मास डेंसिटी है 2 × 10⁸ है। तो ऊपर वाली वायर के ऊपर एक तो mg फोर्स लगेगा, एक इसकी वजह से रिपल्शन फोर्स, मैग्नेटिक रिपल्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। और अगर इनके बीच की सेपरेशन 1 मीटर है और मान लो ये इक्विलिब्रियम पे है ऊपर वाली वायर, तो इन दोनों में पक्का है 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा। उसी को 1 एम्पियर करंट फ्लो करना बोला गया है। जितना भी करंट फ्लो कर रहा होगा ना सेम करंट, उसी को 1 एम्पियर बोला गया है। और अभी फिफ्थ है, ये फिफ्थ थी, अब सिक्स्थ है। सिक्स्थ फंडामेंटल यूनिट एसआई सिस्टम में क्या होती है, कैंडेला, मतलब ल्यूमिनियस इंटेंसिटी सिक्स्थ फंडामेंटल यूनिट होती है एसआई सिस्टम में। और उसकी जो एसआई यूनिट होगी वह क्या होगी, कैंडेला। एक कैंडेला डिफाइन करना हमने। सिक्स्थ फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है एसआई सिस्टम में क्या है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और उसकी एसआई यूनिट होती है कैंडेला। तो एक कैंडेला हमने डिफाइन करना है, क्या होता है एक कैंडेला। तो मान लो ये एक लाइट सोर्स है और ये लाइट एमिट कर रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट कर रहा है, मतलब सेम कलर की, सिंगल कलर की लाइट को क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। और किस फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट कर रहा है ये, 5.4 इंटू में 10⁻14 हर्ट्ज। तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मान लो इस डायरेक्शन में रेडियंट इंटेंसिटी है, वो कितनी है, गिवन है
1/683 वाट पर स्टेरेडियन। वाट पर स्टेरेडियन ये रेडियंट इंटेंसिटी की एसआई यूनिट होती है। और अगर इस डायरेक्शन में ये जो मैंने चूज करी है रेडियंट इंटेंसिटी कितनी है 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। वाट किसकी यूनिट होती है? एसआई यूनिट ऑफ पावर। और स्टेरेडियन ये होती है एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो अगर इस डायरेक्शन में रेडियंट इंटेंसिटी 1/683 वाट पर स्टेरेडियन है तो इसी डायरेक्शन में ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या होगी? जितनी भी होगी इस डायरेक्शन में ल्यूमिनियस इंटेंसिटी जितनी भी होगी ना तो उसको बोलते हैं एक कैंडेला। कि भाई एक कैंडेला ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है इस डायरेक्शन में। क्या माना, एक लाइट सोर्स है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जो कि 5.4 इंटू में 10 की पावर 14 हर्ट्ज की लाइट एमिट कर रहा है। और माना कि इस डायरेक्शन में रेडियंट इंटेंसिटी क्या है 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। तो इसी डायरेक्शन में जितनी भी ल्यूमिनेस इंटेंसिटी होगी ना वो जितनी भी होगी उसको वन कैंडेला बोला गया है। तो ये जो कैंडेला होता है ना ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है। तो वन कैंडेला क्या होगा? अगर एक लाइट सोर्स है मोनोक्रोमेटिक 5.4 इंटू में 10 की पावर 14 हर्ट्ज की लाइट एमिट कर रहा है इस डायरेक्शन में, अगर रेडियंट इंटेंसिटी 1/683 वाट पर स्टेरेडियन है तो इसी डायरेक्शन में ल्यूमिनस इंटेंसिटी जितनी भी होगी उसको क्या बोला गया है? वन कैंडेला। और ये 12th क्लास में ऑप्टिक्स के शुरुआत में एक फोटोमेट्री चैप्टर होता है, वहाँ पे ये अच्छे से समझ आता है। लेकिन हमने तो फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं एसआई सिस्टम में उनकी डेफिनेशन समझनी थी, तो इसीलिए वन कैंडेला को इस तरह बताया गया है। और 1 एम्पियर करंट क्या होता है? वो ये है कि दो पैरेलल वायर्स हैं, एक हमने पकड़ रखी है ऊपर वाली और दोनों वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, सेम करंट, और दोनों के बीच की सेपरेशन 1 मीटर है। अपर वायर की लीनियर मास डेंसिटी 2 इंटू में 10 की पावर -8 kg पर मीटर है। और मैंने ये पाया कि ये इक्विलिब्रियम पे है तो उस टाइम पे इन दोनों वायर्स में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा। सेवंथ एंड लास्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम वो क्या होती है? मोल। मतलब सेवंथ जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मोल। तो 1 मोल कितना होता है इसको डिफाइन करना है। सेवंथ फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होती है? मोल। और एक मोल को हमने डिफाइन करना है। तो फिजिक्स में अमाउंट अमाउंट के लिए 1 मोल मोल का इस्तेमाल करते हैं, मोल का यूज करते हैं। तो 1 मोल क्या होता है? कार्बन जो 12 होता है ना, कार्बन 12, मतलब कार्बन 12 का मतलब जिसका मास नंबर कितना हो 12, तो 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने भी एटम्स होंगे कार्बन 12 के उसको बोला गया 1 मोल। तो 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे कार्बन के
नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन 12 ग्राम कार्बन 12 में, तो उसको बोला गया 1 मोल। और ये कितने होते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में? 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 एटम्स। तो एटॉमिक जो वेट होता है ना कार्बन 12 का, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे क्या होता है मास नंबर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 क्या होता है? 12 ग्राम। मतलब ऐसे ऐसे जो 6.022 इंटू में 10 की पावर 323 एटम्स ऑफ दिस कार्बन 12 6, उनका मास कितना होगा? 12 ग्राम। तो 1 मोल क्या होगा? 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 एटम्स और मोलिक्यूल्स। तो एक मोल में 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 एटम्स या मोलिक्यूल्स होते हैं। और जैसे मैं वाटर की बात करूं H2O, तो इसका जो मोलिकुलर वेट आएगा, क्योंकि मोलिक्यूल है ना, ये एटम था, इसका मोलिकुलर वेट आएगा, ऑक्सीजन का 16 हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता है, और दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन है, तो 16 और 2 18, 18 ग्राम। मीन्स 1 मोल ऑफ H2O कितने होंगे? 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। और इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O, इनका मास कितना होगा? 18 ग्राम। तो फिजिक्स में अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किससे पता लगता है? मोल से। और 1 मोल होता है 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 एटम्स या मोलिक्यूल्स। और 1 मोल को कैसे डिफाइन किया गया? जो कार्बन 12 6 होता है ना, 12 ग्राम में जितने भी कार्बन 12 6 एटम्स होंगे ना, उसको 1 मोल बोला गया। और 12 ग्राम में कार्बन 12 6 के कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 एटम्स। तो 1 मोल किसको बोला गया? 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 एटम्स या मोलिक्यूल्स। जैसे हम वाटर को लें H2O, तो ऑक्सीजन का 16 होता है मास नंबर, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 16 और 2 18, तो मोलिकुलर वेट आ गया 18 ग्राम। तो 1 मोल चाहे किसी का हो, चाहे कार्बन का हो, चाहे वाटर का हो, चाहे नाइट्रोजन का हो, तो 1 मोल ऑफ है, 1 मोल में 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 एटम्स या मोलिक्यूल्स होते हैं। तो 1 मोल ऑफ H2O में 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स आ जाएंगे वाटर के, क्योंकि H2O मोलिक्यूल है ना। और ये भी है कि 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O के इतने मोलिक्यूल्स का जो वेट होगा ना, या जो मास होगा, वो होगा 18 ग्राम। तो इसको जो सेवन्थ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है SI सिस्टम में, उसकी SI यूनिट है मोल, और 1 मोल को ऐसे समझाया गया है। अभी आगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जो फर्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट है, फर्स्ट सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ऑन SI, वो क्या होती है? प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल की जो सप्लीमेंट्री यूनिट आएगी, या जो SI यूनिट होती है, वो होती है रेडियन। तो 1 रेडियन, इसको डिफाइन करना ये क्या होता है। तो पहली बात तो जो रेडियन होती है, वो क्या होती है? SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, ऑफ एंगल इन ए प्लेन।
रेडियन एंगल की एसआई यूनिट होती है प्लेन में जो एंगल बनता है। और मान लो ये सर्कुलर आर्क यहाँ पे थीटा रेडियन एंगल सबटेंड कर रही है एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। और आर मान लो रेडियस है सर्कल की, और जो आर्क लेंथ है जो कि थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, थीटा रेडियन एंगल सबटेंड कर रही है, वो आर्क लेंथ है एल। तो इसको एल होता है आर इंटू में थीटा, और थीटा इज एंगल इन रेडियन, जो कि एसआई यूनिट भी होती है एंगल की रेडियन। तो थीटा आ गया एल बाय आर। तो अब वन रेडियन को डिफाइन करना है। तो देखो थीटा इज इक्वल टू वन रेडियन, तो इसका मतलब एल बाय आर इज इक्वल टू वन। तो इसका मतलब एल इज इक्वल टू आर। जब आर्क लेंथ रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा, व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, उस टाइम पे जो एंगल सबटेंड होगा ना उसको क्या बोलेंगे, वन रेडियन। जैसे कि यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, ये अगर आर है रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये मान लो आर्क लेंथ है एल, ये आर्क लेंथ आर के बराबर महसूस हो रही है, तो एल इज इक्वल टू आर है मान लो यहाँ पे। तो यहाँ पे है ना ये जो एंगल होगा ना ये पक्का वन रेडियन एंगल होगा सबटेंड इस आर्क लेंथ जिसकी लेंथ रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। तो ये जो आर्क लेंथ पक्का सेंटर ऑफ द सर्कल पे एक रेडियन एंगल सबटेंड करेगी। और पाई जो रेडियन होता है ना, पाई रेडियन, ये 180 डिग्री के बराबर भी होता है। तो एक रेडियन किसके बराबर आ गया, 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। तो वन रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1459 जो भी होती है। तो ये आता है 57.7 डिग्री। तो एक जो रेडियन होता है एंगल, वो 57.7 डिग्री के बराबर होता है। और जो पाई रेडियन है ना, पाई रेडियन को मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1459। तो 3.1459 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक रेडियन आ गया 57.7 डिग्री। तो ये थी फर्स्ट सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जो कि क्या होती है, प्लेन एंगल। और उसकी जो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है ऑन ऑन एसआई सिस्टम, वो होती है रेडियन। तो एक रेडियन को कैसे डिफाइन किया गया कि ये जो आर्क लेंथ है ना अगर रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है, तो उस टाइम पे ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल पे जितना एंगल सबटेंड करेगी ना उस वो एंगल पक्का एक रेडियन होगा। अब यह सेकंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ऑन एसआई सिस्टम, वो होती है सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल की जो सप्लीमेंट्री यूनिट या एसआई यूनिट जो होती है वो होती है स्टेरेडियन। तो वन स्टेरेडियन, हमें वन स्टीरेडियन का पता लगाना है। और जो स्टीरेडियन, ये क्या होती है, एसआई यूनिट या बोल दो सप्लीमेंट्री यूनिट बोल दो या एसआई यूनिट बोल दो, एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल होती है। ठीक है। और जो इसका सिंबल होता है ना,
वो क्या होता है, एस आर। तो 1 स्टीरेडियन का पता लगाना है। ये मान लो स्फेरिकल सरफेस है, और आर मान लो रेडियस ऑफ द स्फीयर है। और उसी स्फीयर का ये पार्ट है स्फेरिकल सरफेस। ठीक है। तो अगर ये जो स्फेरिकल सरफेस है ना, इसका जो सरफेस एरिया वो कितना हो, आर स्क्वायर हो। ये जो स्फेरिकल सरफेस है एक स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्फेरिकल सरफेस है जो ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा, सॉलिड एंगल, ये होगा 1 स्टीरेडियन। अगर ये स्फेरिकल सरफेस, इसका सरफेस एरिया आर स्क्वायर हो और आर रेडियस ऑफ द स्फीयर है, तो यहाँ पे जितना भी सॉलिड एंगल सबटेंड हो रहा होगा ना उसको बोलते हैं 1 स्टीरेडियन। वैसे जो सॉलिड एंगल होता है वो क्या होता है, इट इज 3 डायमेंशनल एंगल इन स्पेस। और हमारे पास मान लो ये स्फेरिकल सरफेस है, इस स्फेयर का पार्ट है, और जिस स्फेयर की रेडियस क्या है, आर, और इसका एरिया मान लो ए, ये जो स्फेरिकल सरफेस है, और उस स्फेयर का सेंटर यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये क्या है, सेंटर ऑफ दिस स्फेयर, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेयर। और इस स्फेयर का ये पार्ट है, सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस। और यहाँ पे सेंटर ऑफ द स्फेयर पे 3 डायमेंशनल स्पेस में एंगल सबटेंड हो रहा है, उसको बोला गया है, क्या बोला गया, सॉलिड एंगल। मान लो ये सॉलिड एंगल सबटेंड हो रहा है, तो ये जो सॉलिड एंगल होगा डी ओम, ये क्या होगा, एरिया ऑफ द सरफेस दिस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल 3D एंगल होता है स्पेस में। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं सॉलिड एंगल 1 स्टीरेडियन कब होगा, 1 स्टीरेडियन ए बाय में आर स्क्वायर, मतलब ए किसके बराबर हो, आर स्क्वायर के। अगर ये जो सरफेस एरिया है स्फेरिकल सरफेस का वो आर स्क्वायर के बराबर हो, तो यहाँ पे सॉलिड एंगल कितना सबटेंड होगा, 1 स्टीरेडियन। ये जनरल फॉर्मूला है ऑफ ए सॉलिड एंगल। ये मान लो अब कोई भी आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास स्फेयर है, और इस स्फेयर का सेंटर ये है, ये कोई आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पे इसके चारों तरफ एक स्फेयर है जिसकी रेडियस है आर, और ये सेंटर ऑफ द स्फेयर है।
और ये आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट है, किसी भी शेप में हो सकता है ये ऑब्जेक्ट। तो ये आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में थ्री डायमेंशनल एंगल यहाँ पे सबटेंड करेगा, उसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। डी ओम मान लो सॉलिड एंगल सबटेंड किया इस आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट ने एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, और वो स्फीयर ये है। तो यहाँ पे ये सोचो कि यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स, जहाँ पे ये आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट है सॉलिड एंगल डी ओम सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है। तो और ये ओपेक है, आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट क्या है, ओपेक। तो सोचो यहाँ पे एक शेडो बनेगी इस स्फीयर के सरफेस पे, यहाँ पे क्या बनेगी, शेडो। मतलब यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पाएगी और बाकी जगह लाइट पहुंचेगी। उस शेडो का जो सरफेस एरिया होगा ना, सरफेस एरिया ऑफ ए शेडो, वो मान लो ए है। तो ये जो आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सेंटर ऑफ दिस स्फीयर पे डी ओम सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये डी ओम सॉलिड एंगल सबटेंड बाय आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, और वो क्या हो जाएगा, ए बाय में आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल सबटेंड बाय आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। ऐसा मान के चलो यहाँ पे लाइट सोर्स है और ये सराउंडेड एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, इस स्फीयर के अंदर आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट है। तो इसके कुछ पार्ट पे लाइट नहीं पहुंचेगी क्योंकि आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट रास्ते में आ जाएगा, तो लाइट नहीं पहुंचेगी। तो इस सरफेस एरिया जहाँ पे शेडो नहीं पहुंची वो एरिया ए है। तो इस आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट ने इस स्फीयर के सेंटर पे डी ओम सॉलिड एंगल सबटेंड किया, तो वो डी ओम होगा ए बाय में आर स्क्वायर। ए क्या है, इस स्फीयर के वो सरफेस एरिया जहाँ पे शेडो है, मतलब लाइट नहीं पहुंचे। तो ये होता है सॉलिड एंगल सबटेंड बाय आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट, शेडो एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे तो आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट लिया है या जनरल, यहाँ पे क्या था, ये स्फेरिकल, स्फेरिकल सरफेस था। यहाँ पे इस स्फीयर का ही पार्ट था, तो इस स्फेरिकल सरफेस ने सेंटर ऑफ दिस स्फीयर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड किया, इस स्फेरिकल सरफेस का एरिया ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट है वो कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, एक सराउंडेड एक स्फीयर मान लेंगे जिसकी रेडियस आर होगी, और यहाँ पे लाइट सोर्स मानेंगे, और उस स्फीयर के जिस पार्ट पे लाइट नहीं पहुंच रही, मतलब शेडो है, छाया है इस आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट की वजह से, वो एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सॉलिड एंगल सबटेंड बाय आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। इस आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे सेंटर ऑफ दिस स्फीयर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड किया, शेडो एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और एक स्टीरेडियन एंगल कितना होता है, सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट होती है स्टीरेडियन, और सिंबल होता है एस आर। तो वो क्या होगा, अगर स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना हो, आर स्क्वायर के बराबर हो, तो आर स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो एक स्टेरेडियन एंगल, सॉलिड एंगल सबटेंडेड, वो सॉलिड एंगल सबटेंडेड है जब इस स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया कितना हो, आर स्क्वायर। तो उस टाइम पे ये स्फेरिकल सरफेस सेंटर ऑफ द स्फीयर पे जो एंगल सबटेंड करेगी ना, जो सॉलिड एंगल सबटेंड करेगी या 3D एंगल इन स्पेस, वो होगा 1 स्टेरेडियन।
और प्रॉपर्टी है सॉलिड एंगल सबटेंड इनसाइड क्लोज्ड बॉडी। मान लो कोई भी आर्बिट्रेरी क्लोज्ड बॉडी है, बंद है ये, इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे ये क्या है, आर्बिट्रेरी क्लोज्ड बॉडी। तो ये आर्बिट्रेरी क्लोज्ड बॉडी इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगी, 4 पाई स्टीरेडियन। जैसे आर्बिट्रेरी क्लोज्ड बॉडी स्फेयर भी हो सकती है, स्फेरिकल स्फेयर। तो ये जो स्फेयर है, क्लोज्ड बॉडी है, तो इस सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, 4 पाई स्टीरेडियन। और इस पॉइंट पे भी कितना, 4 पाई स्टीरेडियन। और ये अलग से है, मान लो कोई हेमिस्फेयर है, ये इस सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, ये होता है 2 पाई स्टीरेडियन। तो मान लो ये कोई क्या है, स्फेयर है, ये सेंटर ऑफ दिस स्फेयर है, यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट है, और इस यहाँ पे ये जो सेंटर ऑफ दिस स्फेयर है, यहाँ पे ये पता लगाना है कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा ये आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे आर है रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। तो यहाँ पे ऐसा मान लो लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे मान लो इतने पोर्शन में लाइट नहीं गई, यह इसको शेडो एरिया है, शेडो। और ये कितना है, A1 है मान लो। और यहाँ पे ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है ना, सॉलिड एंगल स्पेस में, 3D सॉलिड एंगल जो है वो d/1 है। तो ये d/1 मतलब सॉलिड एंगल सबटेंड ड्यू टू दिस आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट, ये क्या आएगा, A1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आएगा ना। अरे अब दूसरा केस मानो, उतनी ही रेडियस का स्फेयर है, लेकिन अब है ना इस ऑब्जेक्ट को मैं दूर ले गया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ले गया, सेम आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट और सेम स्फेयर है, इसको मैं क्या ले गया, दूर। तो अब मान लो थ्री थ्री डायमेंशनल जो सॉलिड एंगल होगा सबटेंड d/2 होगा यहाँ पे सेंटर ऑफ दिस स्फीयर पे, और सेम आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट है, सेम आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट। अब इसको थोड़ी दूर ले गया मैं इस सेंटर से, तो यहाँ पे अगेन ऐसा मानो कि लाइट सोर्स है सेंटर ऑफ दिस स्फीयर पे। तो अब क्या, जो शेडो एरिया कम नहीं हो जाएगा पहले से, ये हो जाएगा A2। देखो पहले ज़्यादा था शेडो एरिया, अब क्या होगा, कम हो गया। तो अब यहाँ पे सॉलिड एंगल जो बना है
बाय सेम आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट। अब वो आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर ले गया मैं, वो क्या होगा 82 बाय में आर स्क्वायर। और चूंकि 82 A1 से क्या है कम है, तो इसका मतलब सॉलिड एंगल, जो सेकंड सॉलिड एंगल आएगा ये वाला, ये फर्स्ट सॉलिड एंगल से क्या होगा कम होगा। इस फर्स्ट सॉलिड एंगल से ये सेकंड वाला सॉलिड एंगल क्या होगा कम होगा। सेम आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट उसी सेम पॉइंट पे थोड़ा सा कम सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा। जब मैं उस ऑब्जेक्ट को, आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट को यहाँ से थोड़ा सा दूर ले जाऊंगा तो सॉलिड एंगल कम हो गया। और हमें, जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं सेंटर ऑफ दिस स्फीयर से, इस एक बार तो यहाँ पे देखा और एक बार थोड़ी दूर देखा आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट, हमें ये भी लगेगा कि आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट छोटा हो गया, हमें छोटा दिखाई देगा और सॉलिड एंगल भी कम सबटेंड होगा। तो ये जो हमें छोटा दिखाई देगा आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट है, सेम आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट यहाँ वाला इससे छोटा दिखाई देगा, क्योंकि दूर वाली चीजें छोटी दिखाई देती है ना, हमें ऐसा लगता है छोटा हो गया। आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट हुआ क्या है, उसने सॉलिड एंगल पहले से कम सबटेंड किया आपकी बार, मतलब शेडो एरिया पहले से कम आया है। तो एक तरह से सॉलिड एंगल ये भी बताता है, सॉलिड एंगल जितना और ज्यादा दूर ले जाता जाऊंगा शेडो एरिया कम होता जाएगा, मतलब सॉलिड एंगल कम होता जाएगा। तो एक तरह से सॉलिड एंगल कम होने का मतलब वो जो ऑब्जेक्ट हम सेंटर ऑफ दिस स्फीयर से अगर देख रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट को, वो हमें ऐसा लगेगा कि छोटा होता जा रहा है। तो सॉलिड एंगल हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट हमें कितना बड़ा दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखाई देगा। इसका फैसला कौन करता है, सॉलिड एंगल सबटेंड। सॉलिड एंगल सबटेंड बाय दैट आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट। अब करेंगे सॉलिड एंगल सबटेंड बाय स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एट द एपेक्स ऑफ द कोन। ये मान लो कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, और ये ऐसे यहाँ पे कोन बना रहा है। ये क्या होता है कोन का एपेक्स, और ये क्या है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। और ये है कोन, और ये थीटा है सेमी एपेक्स एंगल। तो यहाँ पे ये जो स्पेस में जो सॉलिड एंगल बनेगा ना डी ओम, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू में 1 - कोस थीटा स्टेरेडियन। मतलब ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है एपेक्स ऑफ द कोन पे जो सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा ना, अगर सेमी एपेक्स एंगल थीटा है तो वो होगा 2 पाई इंटू में 1 - कोस थीटा स्टेरेडियन।
मान लो ये यहाँ पे क्या है, ये है मून और ये है सन। दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैं, ये है मून और ये है सन। और ये हमारी अर्थ यहाँ पे। ये है डायमीटर ऑफ द मून, डीएम, और ये है डायमीटर ऑफ सन। तो जो डायमीटर ऑफ मून होता है ना, जो डायमीटर ऑफ मून, ये डायमीटर ऑफ अर्थ का 1/4 होता है, डायमीटर ऑफ अर्थ का 1/4। और जो डायमीटर ऑफ सन होता है वो 400 गुना होता है डायमीटर ऑफ मून से। तो ये हो गया 100 गुना ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। मतलब सन का जो डायमीटर होता है वो अर्थ के डायमीटर से 100 गुना होता है, और मून के डायमीटर से 400 गुना होता है, और मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 होता है। और अर्थ से मून की जो दूरी है ना वो होती है 16 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्या है, मून की अर्थ से दूरी, और सन की अर्थ से जो दूरी होती है ना वो होती है 400 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। तो ये आ गई 400, 4 6 24, 24,000 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब सन में मून अर्थ से कितनी दूर है, रेडियस ऑफ अर्थ के 24,000 गुना दूर। और ये जो सेमी एपेक्स एंगल जो थीटा जो सबटेंड होता है ना, ये हम मेजर कर सकते हैं बाय सेक्सटेंट। ये होता है 0.238 डिग्री। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है सेक्सटेंट। उससे हमें ये जो मून है या जो सन है वो कितना सेमी एपेक्स एंगल सबटेंड कर रहे हैं एट दी एपेक्स ऑफ द कोन, या कोन यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे एपेक्स पे अर्थ है। तो बाय सेक्सटेंट ये जो सेमी एपेक्स एंगल है ये मेजर कर सकते हैं 0.238 डिग्री। तो जो ये सॉलिड एंगल जो सबटेंड होगा ना, ये दोनों सॉलिड एंगल कितना सबटेंड करेंगे, 2 पाई इंटू में 1 माइनस कोस थीटा कितना है 0.238 डिग्री। तो ये आता है सॉलिड एंगल सबटेंड बाय मून एंड सन। ये सेम आता है, ये होता है 5 × 10⁻⁵ टी रेडियन। वैसे देखो, सन का डायमीटर मून से 400 गुना है, अर्थ के डायमीटर से 100 गुना है। तो सबसे बड़ी सन है, फिर मून है, फिर सबसे छोटी अर्थ है इन तीनों में। लेकिन अगर अर्थ से देखें तो मून और सन दोनों का साइज सेम नजर आता है। अगर देखते हो, अगर आप अर्थ से मून और सन दोनों का साइज सेम नजर आता है, वो किसकी वजह से, क्योंकि ये दोनों है ना, ये अर्थ पे सेम सॉलिड एंगल सबटेंड करते हैं। ये तो सेमी एपेक्स एंगल है, ये जो 0.238 डिग्री है सेक्सटेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं हम। और ये जो दोनों सॉलिड एंगल सबटेंड करेंगे ना अर्थ पे, वो आता है बाय दिस फॉर्मूला 5 × 10⁻⁵ स्टेरेडियन। ये तो बहुत कम है लेकिन दोनों के लिए सेम आता है। तो दोनों सेम सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहे हैं अर्थ पे, इसीलिए दोनों का साइज हमें सेम नजर आता है अर्थ से। दोनों का साइज अर्थ से सेम दिखाई देता है।
ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट नियरली सेम सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहे हैं। और सॉलिड एंगल कोई भी ऑब्जेक्ट कितना सबटेंड करता है उसी से पता चलता है कि हमें वो कितना बड़ा दिखाई देगा वो ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स।